हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड होता है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होता है। इस पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज। देखो कार्बोनिल ग्रुप कैसे बनता है, कैसे देखो, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो यहाँ पे, दो इधर दिखा दिए हमने। और ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे दिखा दिए। ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। देखो ये दो शेयरिंग करके ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे तो दो, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला सीधा इसको ऑक्सीजन जो कार्बन को डोनेट कर देगा, तो इस बॉन्ड को हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, दो तो ये बॉन्ड है और एक कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, ऐसे दिखा देंगे। और एक लोन पेयर कार्बन पे बच जाएगा। या इसको कार्बन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको हम इस फॉर्म में भी दिखा देते हैं। जोन सा ऐसे होगा, जोन सा इलेक्ट्रॉन जो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे तो हम पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, और जोन सा इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पे हम नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। तो हम इस फॉर्म में कार्बोनिल ग्रुप होता है ये वाला, या इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं हम। इस पे क्या होता है, लोन पेयर होते हैं ना, सी कार्बन पे लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर जो है मेटल को डोनेट होते हैं। तो फिर क्या हमने पढ़ा था, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। हालांकि इस पे कार्बन पे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस पे पूरे मॉलिक्यूल पे फॉर्मल चार्ज होगा 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको डोनेट कर रहा है। ये हमने पीछे पढ़ा था, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उनमें फॉर्मल चार्ज 0 होता है। और इस पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 2 है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0 और इलेक्ट्रॉन काउंट 2 हो गया। तो इस टाइप से ये बॉन्ड बनता है। अब हमने पढ़ा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो होता है सिग्मा डेटिव बॉन्ड। डेटिव मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही डेटिव बॉन्ड बोल देते हैं। डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा डेटिव, इसमें सिग्मा में क्या होता है, जो ये कार्बोनिल के लोन पेयर हैं, ये सीधा मेटल को डोनेट हो जाते हैं, और एक टाइप का सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा टाइप बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे इस टाइप से बनता है ना, हेड टू हेड ओवरलैप से। जैसे मेटल का ये है, मेटल की डी ऑर्बिटल की कोई लोब है, और ये एक कार्बोनिल की लोब है, ऐसे लोब है। तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी और फिर एक टाइप से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसमें सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वो ओवरलैप कर जाएंगे, फिर से ओवरलैप कर जाएंगे तो हम क्या दिखा देते हैं, इसका जो साइज है वो बड़ा होकर दिखा देते हैं। तो एक टाइप का ये सिग्मा बॉन्ड बन गया मेटल और कार्बोनिल के बीच में। तो इसको ये तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। और एक होता है इसमें पाई बैक बॉन्डिंग या सिनर्जेटिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल है ना, वो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मेटल के डी ऑर्बिटल और कार्बोनिल के पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। देखो कोई भी बॉन्ड बनता है उसमें ए और बी का अगर बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, एक कोई भी वो अगर ए बी मॉलिक्यूल बन रहा तो एंटी बॉन्ड, अगर देखो कोई इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो वो इसकी अगर, तो इन दोनों की बॉन्ड को वीक करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो ए और बी की बॉन्ड को वीक करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा, तो मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं वो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देते हैं इसके। तो इसके लिए कंडीशन एक तो क्या होना चाहिए, अगर पाई बैक बॉन्डिंग होनी है तो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, जो मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो मतलब -1 हो, 0 हो, या +1 हो। देखो अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा,
अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन अपने बाहर दे रखे होंगे। अगर मेटल +5 में है तो उसका मतलब क्या है, उसने 5 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर दे दिए। तो उसमें इसने अगर बाहर दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसको जो डोनेट करने हैं इसके पाई स्टार में, वो इसके लिए नहीं बचेंगे, है ना। लेकिन तो फिर अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, -1 में है, अगर -1 में है तो इसका मतलब ये क्या है कि इसमें मेटल के पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से इसके पाई स्टार में दे सकता है। हाँ, तो फिर तो एक तो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, और जो होमो और ल्यूमो का गैप है, होमो एंड ल्यूमो का गैप, होमो एंड ल्यूमो, होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ल्यूमो होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो जो जैसे कोई भी, अगर ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल देखते हैं हम, तो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन है और ये वाला खाली है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। जितने भी ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना, मतलब जिन जिन में इलेक्ट्रॉन है, उनमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी का है, उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो जितने भी अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, उनमें सबसे कम एनर्जी का जो सा है, उसको हम बोलेंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जैसे इस फॉर्म में है अगर, तो मान लो ये है जो सबसे ऊपर है, ये वाला ऑर्बिटल, तो इसको बोल देंगे हम होमो, और इसको जो अनऑक्यूपाइड है उसको हम बोलेंगे ल्यूमो। तो इसमें क्या होता है, जो डोनेट करता है, जो होमो से ल्यूमो में डोनेट होते हैं, क्योंकि होमो जो है वो भरा हुआ है, और होमो की एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। जो जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और ल्यूमो जो सबसे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड है, मतलब जो सबसे कम एनर्जी जिसकी होगी, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जा पाएगा ना। जिस तो फिर इसमें क्या है, जो मेटल का डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो मेटल का डी ऑर्बिटल होगा इसमें होमो होगा। और ये जो कार्बोनिल का एंटी बॉन्डिंग होगा, ये होगा ल्यूमो। तो फिर क्या होना चाहिए, होमो और ल्यूमो में एनर्जी गैप कम होना चाहिए, होमो एंड ल्यूमो में एनर्जी गैप जो है वो कम होना चाहिए। और एक क्या हो, उनकी सिमेट्री मैच होनी चाहिए, और होमोल्यूमो की सिमेट्री मैच होनी चाहिए। सिमेट्री मैच मतलब देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है या बॉन्डिंग बनती है, उसमें क्या होना चाहिए, जो लोब ओवरलैप कर रहे हैं उनका सेम साइज, उन लोब का साइन सेम होना चाहिए। जैसे मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, उनमें क्या होता है, जो ऑपोजिट लोब होते हैं ना, उनका साइन सेम होता है। जैसे पॉजिटिव और ये ऑपोजिट लोब है, तो इन दोनों का नेगेटिव। और इसमें जो पाई बॉन्ड बनता है, उसके लिए तो जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए ना। पाई बॉन्ड ऐसे बनती है ना, साइड वाइज ओवरलैप से, ये तो होगी पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। लेकिन जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा ना, पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, उसमें क्या होगा, जो उनमें इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इनके जो जो लोब आमने सामने है, उनका साइन अलग अलग होना चाहिए। जैसे इस केस में है, इसमें क्या है, इसका पॉजिटिव है, इसके सामने वाले का नेगेटिव है। अगर इसका पॉजिटिव होता, इससे पॉजिटिव होता, कार्बोनिल के जो एक तो कार्बन पे लोब है और एक ऑक्सीजन पे लोब है, अगर इन दोनों का साइन सेम होता तो बॉन्डिंग होता, पाई बॉन्डिंग होता। लेकिन इसके कार्बन का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, तो ये एंटी बॉन्डिंग है। तो फिर क्या होना चाहिए, जो इनकी जो लोब ओवरलैप कर रहे हैं, जो मेटल का डी ऑर्बिटल के और इसके पाई स्टार के, तो उनका साइन सेम होना चाहिए। इस केस में है ना, इसका पॉजिटिव से ओवरलैप कर रही है ये, और ऐसे ये नेगेटिव से ओवरलैप कर रही है, साइड नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से ओवरलैप कर रही है, तो इसमें सिमेट्री मैच है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, मेटल जो अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पाई स्टार में दे देगा, पाई स्टार मतलब इसके कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में दे देगा। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, देखो जो मेटल कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक टाइप से यहाँ पे मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड मतलब एक टाइप से डबल बॉन्ड बन रहा है इस मेटल और कार्बोनिल के बीच में। एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया था ये वाला, और एक ये
पाई बॉन्ड बन गया। तो एक टाइप से क्या, मेटल और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बन गए, एक तो सिग्मा एक पाई। लेकिन जो कार्बोनिल का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या, जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो इसके पाई स्टार में जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। मतलब सी कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था उसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, वो कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करेंगे मतलब इसको कार्बोनिल को, जो कार्बोनिल का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको मतलब वीक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल होता जाएगा। सीओ तो अनस्टेबल होता जाएगा, लेकिन जो मेटल और कार्बोनिल बॉन्ड है वो, मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जितनी ज़्यादा डी पाई बैक बॉन्डिंग होती रहेगी। ठीक है, तो हम इसमें एक टाइप से ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में दो टाइप के बॉन्ड बन जाएंगे। और इस बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिस्टिक बॉन्ड में क्या होता है कि भाई एक दूसरे की हेल्प कर रहा हो तो उसके बदले में दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है। देखो इसमें जितने ज्यादा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जितना ज्यादा कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब जितने ज्यादा कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा उतने मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कार्बन जो अपने लोन पे रहा है वो मेटल को दे रहा है, जितने ज्यादा अच्छे से देगा उतनी मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जितनी जो मेटल पे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतनी अच्छे से वो कार्बोनिल पे डोनेट कर पाएगा। समझ रहे हो? तो फिर क्या हो रहा है, जितनी अच्छी, फिर देखो जितने ज्यादा कार्बोनिल पे आ गए इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन आ गए उतने अच्छे से वो मेटल को दे देगा। तो मतलब एक टाइप से दोनों बॉन्ड एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम सिनर्जिस्टिक बॉन्ड बोलेंगे इन दोनों को, मतलब वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जो सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो हमने इसमें बॉन्डिंग देख ली मेटल और कार्बन में। तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, डी इलेक्ट्रॉन है जो और मेटल के, वो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं। तो इस टाइप से पाई बैक बॉन्डिंग बन जाता है। बैक बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, जितना ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगा उतना ही मेटल और कार्बोनिल की बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन की भी बॉन्ड है जो कार्बोनिल में, वो वीक होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमने इसकी बॉन्डिंग देख ली। अब बॉन्डिंग देखने के बाद आता है, इसमें मेन आता है एक जो इसका आईआर स्पेक्ट्रा होता है, आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल। आईआर स्पेक्ट्रा में क्या करते हैं हम, जो मेटल जो दो कोई भी ए और बी बॉन्ड है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। एक टाइप से सीधा ही देख लो, ये देखते हैं ए और बी कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये तो इसमें जो ए और बी के बीच में वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, आई स्पेक्ट्रा में जो वाइब्रेशन होते हैं, जैसे ए और बी एक टाइप से ओसिलेट करते हैं, ए ऐसे इधर आएगा ए और बी उधर जाएगा, ऐसे ही ए इधर आएगा और बी इधर आएगा। तो इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको मेजर करते हैं आई स्पेक्ट्रा में। और ये एक टाइप ये बताता है कि कितना ए और बी का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इसका फार्मूला देखें तो होता है V इज इक्वल टू 1/2 पाई K बाई म्यू, और म्यू होता है रिड्यूस्ड मास M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। देखो इसमें K को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। K होता है फोर्स कांस्टेंट। K होता है फोर्स कांस्टेंट मेजर करता है कि जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना उतना ही फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा। जैसे कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो अगर एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड वाला है वो उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो इसका फोर्स कांस्टेंट होगा जो डबल बॉन्ड वाले का वो ज्यादा होगा। और म्यू होता है इसमें रिड्यूस्ड मास तो का ये फार्मूला होता है। तो मतलब ये एक टाइप से क्या होगा, जो म्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के फोर्स कांस्टेंट। म्यू होता है इसमें वेव नंबर, ये सेंटीमीटर यूनिवर्स में दिखाते हैं, ये होता है वेव नंबर।
तो वेव नंबर जितना होगा उतना ही ज़्यादा वो खाली के पे डिपेंड करेगा। और के किस पे डिपेंड करेगा कि कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और फिर जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उसकी जो वेव लेंथ है या उसकी रीडिंग है वो आएगी, मतलब उतनी भी उसकी वेव लेंथ आएगी। ठीक है। तो और इसमें हम क्या देखेंगे कि जो कार्बोनिल में, तो ये देख लेंगे भैया अगर कार्बोनिल ग्रुप है कि कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। अगर अगर देखो इसमें कार्बोनिल के बॉन्डिंग होने के तीन वे होते हैं। एक तो होता है टर्मिनल होता है। टर्मिनल में क्या होगा, सीधा एक मेटल का एक कार्बन के साथ बॉन्ड होगा। एक होता है म्यू टू मतलब ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स होगा, ब्रीजिंग होगी उनके बीच में। ब्रीजिंग म्यू टू दिखाता है ब्रीजिंग को दिखाता है, म्यू म्यू ब्रीजिंग को दिखाता है। अगर टू है तो उसकी मतलब दो है, तो मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दो मेटल से जुड़ा हुआ है, दो मेटल से जुड़ा। अगर म्यू थ्री है, म्यू थ्री तो मतलब वो तीन मेटल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे अगर कार्बोनिल ग्रुप है ऐसे तो वो तीन मेटल से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो उसके तीन मेटल के साथ बॉन्ड है। अब देखो अगर टर्मिनल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड में तो एक मेटल कार्बोनिल को डोनेट कर रहा है, इसमें क्या दो मेटल कर रहे हैं और इसमें तीन मेटल जो है कार्बोनिल को अपने डी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और हमने क्या देखा था, जितनी ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को डोनेट होंगे उतना ही जो कार्बोनिल का बॉन्ड है वो वीक होता चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो इनके वीक होता चला जाएगा। तो इसमें तो इन केस में हम जो अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, जो वेव नंबर है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनका मेजर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो इसका आएगा क्योंकि इसमें एक मेटल के साथ है, फिर इसका आएगा और फिर इसका आएगा। तो अगर इनका एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो मेटल जो टर्मिनल पे होता है उसका होता है जो जो फ्री कार्बोनिल होता है। अगर मान लो किसी के साथ बॉन्ड में ही नहीं है कार्बोनिल तो उसका फ्रीक्वेंसी होती है 2143 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर जो टर्मिनल पे होगा तो उसकी हो जाएगी 2123 से 850 तक, 2023 से 850 तक 850 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर जो म्यू टू में है मतलब ब्रिज की फॉर्म में है तो उसमें हो जाएगा 850 से 750 सेंटीमीटर इनवर्स, 850 से 7 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर ऐसे ही है तो मतलब अगर तीन मेटल के साथ जुड़ा हुआ तो उसमें हो जाएगा 730 से 620 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें हमने क्या देखा कि जितनी ज़्यादा ब्रीजिंग होती जा रही है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। तो मतलब मेटल का और कार्बोनिल का बॉन्ड वीक होता जा रहा है। तो ये अगर कई बार जैसे दो मेटल होते हैं तो उसमें हमने स्ट्रक्चर को पता करना कि इसमें ब्रीजिंग पे है या ब्रीजिंग पे है या टर्मिनल पे है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये डाटा बहुत हेल्पफुल रहता है। तो फिर एक जैसे अगर एक का है कि जैसे MnCO6 है, MnCO6 है और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, MnCO6 है इस पे है पॉजिटिव चार्ज। और क्रोमियम CO6 है इस पे कोई चार्ज नहीं है। और क्रोमियम क्या साइंस है वैनेडियम CO6 और इस पे है नेगेटिव चार्ज। और ऐसे है टाइटेनियम CO6 इस पे है दो नेगेटिव चार्ज। देखो इनमें क्या, मैग्नीशियम में डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें है D5। जो D5 मतलब D5 होता है और 4s2 होता है, 3D5 4s2 होता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बाहर अपना, तो इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 बच गए। और ऐसे क्रोमियम पे भी 6 है, इसमें कोई बाहर चार्ज तो है नहीं। और कार्बोनिल पे 0 चार्ज होता है, तो जितना बाहर चार्ज होगा वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और मैग्नीज का अगर
सिंपली देखिए कोई चार्ज नहीं है तो उस पर होता है 3d5 4s2। अरे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो ये हो गया 3d5 4s1। तो इस पे सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। और क्रोमियम वैनेडियम पे माइनस चार्ज है तो इसमें भी 6 ही है। तो इस केस में क्या है कि जितने भी मेटल है ना सब पे तो सब जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास वो 6 है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते जा रहे हैं ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही वो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन से कार्बोनिल ग्रुप को ज़्यादा देगा, है ना। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही वो डी इलेक्ट्रॉन से अपने कार्बोनिल ग्रुप को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है सारों में 6 है। तो फिर क्या होगा, तो पाई बैक बॉन्डिंग है वो नीचे जाते जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, और पाई बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी तो जो मेटल कार्बोनिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो वो मतलब घटती जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले वाले की होगी जो वेव नंबर था ये दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, और फिर फोर्थ वाले का। तो ये ऑर्डर हो जाएगा V2 V3 और V4, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जा रहा है नेगेटिव चार्ज उतने वो मेटल अपने डी ऑर्बिटल से कार्बोनिल को दे रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक होता जा रहा है। तो फिर इनका वेव नंबर का ऑर्डर जो ये हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा पहले वाले का होगा। और एक होता है कि अगर एक जैसे इसमें तो है जो MCO6 है, मतलब इसमें सारे जो कार्बोनिल के ग्रुप हैं जो जो जितने भी लिगैंड है वो सारे कार्बोनिल है। एक हो सकता है कि मेटल के अलावा कोई जैसे CO3 है और NH3 आ जाए, अमोनिया 3 आ जाए, तो फिर इस केस में क्या होगा, तो ये एक कार्बन के अलावा कोई और भी लिगैंड आ गया, इस लिगैंड को बोलेंगे स्पेक्ट्रेटर लिगैंड। मतलब स्पेक्ट्रेटर लिगैंड मतलब होता है जिसके हम स्टडी नहीं कर रहे लेकिन वो जो हम देख रहे हैं उसमें उसका इफेक्ट होगा। तो स्पेक्ट्रेटर मतलब जो दूर से देख रहा है लेकिन उसको हम स्टडी नहीं कर रहे लेकिन उसका फिर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो होगा स्पेक्ट्रेटर लिगैंड क्या करेगा, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, अमोनिया में लोन पेयर होते हैं और ये लोन पेयर मेटल को डोनेट होते हैं। तो मेटल को डोनेट होंगे तो फिर क्या होगा, जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और बढ़ गई। पहले तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन थे वो 6 ले रहे थे, 6 कार्बोनिल ग्रुप मेटल के डी इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो 3 कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं, और ऊपर से जो अमोनिया है वो उनको और भी डोनेट करा मेटल के डी इलेक्ट्रॉन को, मेटल के डी ऑर्बिटल को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो पर कार्बोनिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज हो रही है जो डी इलेक्ट्रॉन से वो ज़्यादा होगी। तो मतलब इस केस में जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में, पहले वाले के कंपेयर में। तो जो पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वीक होगा, और तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो अगर इसके V2 मान ले और इसको V1 मान ले तो V1 की ज़्यादा होगी V2 के कंपेयर में। तो इसमें क्या था, हमने अमोनिया लगा दिया, अमोनिया जो खाली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन हो, MCO6 है, MCO3 लगा लिया और हमने PPH3 लगा दिए, PPH3 के 3 इलेक्ट्रॉन। देखो PPH3 क्या करेगा, PPH3 में क्या, जैसे नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, वैसे तो इसको देखें बिल्कुल अमोनिया के जैसा ही है, अमोनिया और PPH3। देखो इसमें क्या, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, इसमें नाइट्रोजन के नीचे वाला फॉस्फोरस है और हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप है इसमें। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो फिनाइल ग्रुप में एक खाली एम्प्टी डी ऑर्बिटल आ जाता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल आ जाता है तो वो क्या करेगा, मेटल से जो कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे वो फॉस्फोरस में भी डोनेट होंगे, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा फॉस्फोरस और कार्बोनिल के ग्रुप कार्बोनिल के बीच में। तो जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल को भी जाएंगे और जो PPH3 है इसको भी जाएंगे।
तो जो मैं इसमें क्या होगा, जो कार्बोनिल के लिए कार्बोनिल के लिए जो इलेक्ट्रॉन बच रहे थे ना वो कम बचेंगे, तो मेटल और कार्बोनिल की जो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही थी वो कम होगी। तो जो कम होगी तो फिर क्या होगा, जो कार्बोनिल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझो, मेटल को तो कार्बोनिल और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसको μ2 माने तो इसकी जो वेव नंबर है μ2 का μ1 से ज़्यादा होगा। देखो जो पहला अमोनिया खाली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो उसको बोलते हैं हम सिग्मा डोनर। और लेकिन इसमें पीपीएच3 है, पीपीएच3 क्या कर रहा है, अपने पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको बोलते हैं हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्यों? क्योंकि ये मेटल से अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको बोलते हैं हम पाई एक्सेप्टर। तो अगर खाली ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जैसे अमोनिया है, तो वो तो क्या करेगा, जो बाई बैक बॉन्डिंग हो रही थी उसको बढ़ाएगा। लेकिन कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, जो बैक बॉन्डिंग है कार्बोनिल की उसको कम करेगा, और जो कार्बोनिल का जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये हमें देखना होता है। जैसे जितने भी हैलोजन है, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, और जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ये सारे सिग्मा डोनर है। तो ये क्या करेंगे, खाली जो बैक बॉन्डिंग है उसको बढ़ाएंगे। लेकिन पीपीएच3 है, अगर पीपीएच3 है, NO नाइट्रोसाइल ग्रुप है, और अगर है CN ग्रुप है, तो ये क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर। अगर पाई एक्सेप्टर होंगे तो वो कार्बोनिल ऑक्सीजन के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो एक बात और होती है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक पाई एक्सेप्टर है। कार्बोनिल ग्रुप एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर। क्यों है पाई एक्सेप्टर? क्योंकि वो पाई एक्सेप्टर मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक पाई एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। और इसको बोलते हैं पाई एसिड भी बोलते हैं, पाई एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। लेकिन जैसे कार्बोनिल जो अपने डी इलेक्ट्रॉन जो मेटल को एक्सेप्ट करा, तो ये पाई एसिड भी होता है। हालांकि जो एक टाइप से बेस भी होता है और एसिड भी होता है। बेस तो देखो हर एक लिगेंड है वो होता ही है, कोई भी लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा ही करेगा। अगर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो हर एक लिगेंड पाई बेस तो होता ही है, लेकिन इनके पाई बेस के अलावा इनमें पाई एक्सेप्टर की टेंडेंसी भी होती है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है पाई एसिड भी होता है। और जो कार्बोनिल ग्रुप है जो, तो पाई जो डोनेशन की एबिलिटी होती है उसकी वो इतनी अच्छी नहीं होती जो कार्बोनिल ग्रुप है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप अगर किसी नॉन मेटल के साथ, जो मतलब पी ऑर्बिटल के हैं, अगर BH3 है, BH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर BH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक टाइप से तो इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है BH3 के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये। लेकिन ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, क्योंकि ये पाई बेस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है जो लोन पेयर है इसके, वो इतने अच्छे डोनेट नहीं कर पाता। लेकिन अगर मेटल कार्बोनिल के केस में क्या हो रहा है, मेटल कार्बोनिल के केस में एक बैक बॉन्डिंग बन रहा है, वो जो डी इलेक्ट्रॉन से और इसके एंटी बॉन्डिंग के बीच में, तो एक डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है मेटल और कार्बोनिल के बीच में। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से जो मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड है, वो जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल बनता है। लेकिन जो नॉन मेटल के साथ इसके कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो इतने स्टेबल नहीं बनते। हालांकि दोनों में, इसमें भी कार्बोनिल डोनेट कर रहा है, इसमें भी पहले डोनेट कर रहा है कार्बोनिल अपने लोन पेयर, लेकिन
लेकिन जो है जो मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन और जो पाई नॉन मेटल के साथ होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते। और आगे अब हमने पढ़ना जो जो मतलब अलग टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। पहले पढ़ा था हमने टर्मिनल हो सकते हैं, और उसकी ये भी हो सकता है कि ब्रिज बनाया हुआ उसने। एक ये हो सकता है कि अगर तीन तीन ब्रिज बनाए हुए हैं तो इन केस में हमने अलग अलग तो इसकी ब्रीजिंग पढ़नी है, और इसके जो कॉम्प्लेक्स होंगे अलग अलग वो पढ़ने हैं। पहला होता है मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में सीधा क्या होगा, मोनोन्यूक्लियर में खाली टर्मिनल बॉन्ड होंगे, मेटल और कार्बन के टर्मिनल बॉन्ड होंगे खाली। तो फिर जैसे अगर है Mn2CO10 तो इस केस में क्या होगा, 2 Mn के बॉन्ड है, मतलब 2 Mn के एटम है, और 10 कार्बोनिल है। 10 कार्बोनिल है तो इसको हम सिंपली ऐसे बोल देते हैं 10 है तो हम सिमेट्रिकली फिल्ड कर देंगे, 5 इस साइड 5 इस साइड। तो ऐसे 5 कार्बोनिल ग्रुप हो जाएंगे इस साइड, 5 कार्बोनिल ग्रुप इस साइड है, और ऐसे ही 5 आपने इस साइड लगा देने हैं। तो ये होगा मोनोन्यूक्लियर का एग्जाम्पल, मोनोन्यूक्लियर। फिर आता है कि बाईन्यूक्लियर मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, मतलब इसमें 2 मेटल एटम होंगे और उनके बीच में ब्रीजिंग भी हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसका एग्जांपल होता है Fe2CO7, Fe2CO9। इस केस में क्या होगा कि दो तो आयरन के आइटम है, और हमने 9 कार्बोनिल के ग्रुप है, तो इनमें हमने 3 तो हम यहाँ लगा देंगे, 3 कार्बोनिल इधर और 3 कार्बोनिल इधर लगा देंगे हम, 3 कार्बोनिल इधर लगा देंगे, 3 कार्बोनिल इधर, और 3 को हम बीच में ब्रिज की फॉर्म में दिखा देंगे, ब्रिज बना हुआ दिखा देंगे, मतलब ब्रिज मतलब वो एक कार्बोनिल ग्रुप जो 2 एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये हो जाएगा Fe2CO9, मतलब 3 तो ब्रिज की फॉर्म में और 6 जो है वो टर्मिनल की फॉर्म में है। अब देखो अगर इस कॉम्प्लेक्स को हमने स्टडी करना होता तो इसमें IR स्पेक्ट्रा जो हमारा बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें टर्मिनल पे भी है और ब्रिजिंग पे भी है। तो हम इससे अगर IR स्पेक्ट्रा निकालते तो इसमें दोनों की रीडिंग आती है, टर्मिनल वाले की भी और ब्रीजिंग वाले की। तो इससे हमें पता लग जाता है कि वो क्या, तो उसमें ब्रीजिंग पे भी है Fe2CO9 में उसमें M2CO9 का अगर कॉम्प्लेक्स है तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप में, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ता जाता है किसी भी ग्रुप में। तो जैसे आयरन के नीचे आता है Fe RU और OS, ये आपने याद करना। जैसे तो आयरन फैक्की रुकावट उसने, ऐसे याद रख सकते हो आप, फैक्की रुकावट उसने। जैसे जैसे नीचे ग्रुप में जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो फिर जो कॉम्प्लेक्स है वो बल्कीनेस बढ़ती जाती है उसमें। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो वो बल्कीनेस बढ़ती जाती है, वो बल्कीनेस बढ़ती जाएगी तो क्या करेगा, जो ब्रिज पे जो कार्बोनिल ग्रुप थे वो अपना रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रिज पे है तो वो अगर ब्रीजिंग पे है तो वो जो अगर आयरन के बीच में ब्रीजिंग है तो ये दोनों पास पास में है। अगर ब्रीजिंग नहीं होती तो वो दूर चले जाता है, क्योंकि जो कार्बोनिल है वो इनको बांध के रखे हुए है। तो ऐसे ही ओस्मियम में ब्रीजिंग नहीं रखना चाहेगा वो, क्योंकि ओस्मियम का साइज बड़ा है तो वो दूर दूर जाना चाहेगा। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में तो इसमें पहले इसमें बस एक ही जो ओस्मियम के बीच में है, एक ही जो कार्बोनिल ग्रुप बचेगा, एक तो जो ब्रिज बना लेगा, और 4 यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, 4 इधर 4 इधर। तो मतलब एक कार्बोनिल बीच में आ गया, 4 कार्बोनिल टर्मिनल पे आ गए। तो इस केस में होगा, इसका रीजन क्या हुआ, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, तो वो उसकी ब्रीजिंग टेंडेंसी जो है वो कम होती चली जाती है। तो और अगर एग्जांपल देखें इसके तो होता है
फिर एक एग्जांपल है जैसे इसका CO2 CO8 CO8 इसके हमने दो फॉर्म पढ़ लिए हैं। एक तो अगर ये CO2 कार्बोनिल के दो मॉलिक्यूल हैं, कार्बोनिल के दो मॉलिक्यूल हैं, और कोबाल्ट के दो मॉलिक्यूल हैं, और कार्बोनिल के 8 मॉलिक्यूल हैं। इसके एक हमने सॉल्यूशन फॉर्म में होता है और एक सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉल्यूशन फॉर्म में क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में जैसे जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है ना, समझ सकते हैं। जैसे लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म में जो कॉम्पैक्टनेस होती है वो कम होती है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में जो रिजिड होता है सब कुछ, तो वो कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा आ जाती है। तो अगर कॉम्पैक्ट रहना चाहेगा तो वो क्या करेगा, कॉम्पैक्ट होगा तो वो मतलब उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जो वो ब्रीजिंग को रखना नहीं चाहेगा, समझ रहे हो। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ज़्यादा पास हो जाएंगे तो कार्बोनिल ग्रुप बीच में हो जाएंगे, तो वो दोनों मेटल को ज़्यादा पास में रखेंगे, तो उनके बीच में रिपल्सन टाइप होगा कुछ। तो फिर क्या जो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में ब्रीजिंग नहीं होगी, लेकिन इस केस में सॉल्यूशन का जो फेज होगा उसमें ब्रीजिंग होगी। तो इसके अगर ये सॉल्यूशन फेज में है, सॉल्यूशन फेज में तो क्या है, दो कोबाल्ट के एटम है, तो इनके दो कार्बोनिल ब्रिज की फॉर्म में होंगे। इसमें दो कार्बोनिल ब्रिज की फॉर्म में हो गए और तीन ऐसे जुड़ जाएंगे, जैसे ये जुड़ा हुआ है, तीन ऐसे जुड़ जाएंगे। और लेकिन अगर इसकी सॉल्यूशन फॉर्म बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में अगर सॉलिड फॉर्म बढ़ाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में कोई भी ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ब्रीजिंग कार्बोनिल नहीं होगा, तो चारों ऐसे एक पे जुड़ जाएंगे, चार एक पे ब्रीजिंग पे कोई भी नहीं होगा। तो ये हमने था बाई न्यूक्लियर, मतलब इसमें दो न्यूक्लियस थे, दो न्यूक्लियस मतलब दो सेंट्रल आइटम थे, तो ये बाई न्यूक्लियर का हमने एग्जाम्पल पढ़ा। तो आगे देखते हैं हम ट्राई न्यूक्लियर का। ट्राई न्यूक्लियर मतलब जिसमें तीन एटम होंगे। इसमें देख सकते हैं हम, जैसे देखो एक तो होता है इसमें जैसे M3CO9 का केस बनेगा, इसमें M3CO9 या M3CO12 भी हो सकता है। M3CO9 पे क्या होगा, एक मेटल के हिस्से पे तीन कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं। M3CO12 में क्या होगा, तो उसके हिस्से में 12 आएंगे। अगर M3CO12 है, M3CO12 देखो, अगर मेटल में है ल्यूथेनियम या ओस्मियम, या एक केस हो सकता है कि मेटल हो सकता है आयरन। देखो आयरन का साइज तो छोटा है, तो ये चाहेगा कि इनके बीच में ब्रीजिंग जो है हो, लेकिन जो ल्यूथेनियम और ओस्मियम का साइज जो है वो बड़ा है, तो ये चाहेगा कि इनके बीच में ब्रीजिंग ना हो। तो इस ल्यूथेनियम के केस में होगा, जैसे ल्यूथेनियम के तीन मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, तो ऐसे जुड़े होंगे तीन मॉलिक्यूल, और तीनों पे चार जो कार्बोनिल के ग्रुप हैं वो ऐसे अटैच होंगे टर्मिनल फॉर्म में। तो ल्यूथेनियम और ओस्मियम का कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, तो इस फॉर्म में चारों कार्बोनिल ग्रुप ऐसे अटैच होंगे। लेकिन आयरन के केस में क्या होगा, आयरन के केस में जैसे तीन आयरन के एटम है, तो क्या होगा, तीनों के बीच में एक ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स होगा CO की फॉर्म में। ये कार्बोनिल ग्रुप है इस आयरन से जुड़ा हुआ और इस आयरन से जुड़ा हुआ, और ऐसे ही ये कार्बोनिल ग्रुप इस आयरन से और ऐसे ये इनसे। तो मतलब तीन तो ब्रिज की फॉर्म में हो गए तीनों आइटम के बीच में, तो तीन तो बच गए 9 बच गए, तो तीनों पे तीन कार्बोनिल ग्रुप ऐसे अटैच हो जाएंगे टर्मिनल फॉर्म में, तीनों पे तीन। तो ऐसे इस पे भी तीन कार्बोनिल ग्रुप ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो ये ट्राई न्यूक्लियर का एग्जाम्पल देखा हमने। ऐसे टेट्रा न्यूक्लियर हो सकता है। टेट्रा न्यूक्लियर में क्या होंगे, टेट्रा न्यूक्लियर में 4 एटम होंगे। इसका